हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू फोकस यूपीएससी बाय एसपीएम। चलिए शुरू करते हैं डेली न्यूज एक्सप्लेन सेक्शन के पहले टॉपिक के साथ। आज की पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR, जिसे WHO के ग्लास 2025 रिपोर्ट ने इंडिया के लिए सीरियस एस्केलेटिंग थ्रेट बताया है। इंडिया में लगभग हर तीसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो चुका है, जो ग्लोबली भी सबसे हाई प्रोपोर्शंस में से एक है। ICU सेटिंग्स में ई कोलाई, क्लेब्सिला न्यूमोनिया और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जैसे पैथोजेंस का ट्रीटमेंट इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग होता जा रहा है। ये रेजिस्टेंस बढ़ने के पीछे मेजर ड्राइवर्स हैं ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक सेल्स, सेल्फ मेडिकेशन, इनकम्प्लीट कोर्सेज, एनिमल फार्मिंग में एंटीबायोटिक्स का एक्सटेंसिव यूज और फार्मा यूनिट्स के इंडस्ट्रियल वेस्ट का कंटेमिनेशन। इंडिया 2017 से WHO के ग्लास का हिस्सा है, लेकिन सर्वेलेंस डेटा का मेजर पोर्शन अभी भी टर्शियरी हॉस्पिटल से ही आता है, जिसकी वजह से कम्युनिटी और रूरल ट्रेंड्स की पिक्चर अभी तक कंप्लीट नहीं है। ग्लोबली अगर AMR के बारे में बात करें तो हर साल लगभग 1.27 मिलियन डेथ्स का रीज़न बन रहा है AMR, और प्रोजेक्शंस के मुताबिक अगर अनचेक्ड रहा तो 2050 तक इसका इकोनॉमिक कॉस्ट $100 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं इंडिया के एफर्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ कंट्रोलिंग AMR रेजिस्टेंस। नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2017-22 ने वन हेल्थ अप्रोच अडॉप्ट किया था, जिसमें ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ इंटरकनेक्टेड वेज में देखे जाते हैं। वहीं रेड लाइन कैंपेन ने प्रेस्क्रिप्शन ओनली एंटीबायोटिक्स को डिस्टिंक्ट मार्किंग देकर मिसयूज कंट्रोल करने की कोशिश की है। ICMR का AMR-SN और NCDC का नार्स नेट रेजिस्टेंस पैटर्न्स को ट्रैक करता है, जबकि नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेनमेंट हॉस्पिटल लेवल इन्फेक्शंस को कंट्रोल और स्टीवर्डशिप पे फोकस करता है। अभी एक केस स्टडी है केरला के बारे में। केरला ने भी AMR रिस्पॉन्स में एक मॉडल प्रेजेंट किया है। 2018 का AMR स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान और 2024 का अमृत इनिशिएटिव ने ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक सेल्स को विजिबली रेस्ट्रिक्ट किया इन केरला और पब्लिक अवेयरनेस को भी स्ट्रॉन्ग किया। 2019 में कोलिस्टिन को लाइव स्टॉक फीड से बैन करना भी एक सिग्निफिकेंट वन हेल्थ माइलस्टोन था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम ग्रेजुअली एक्सपांड हो रहा है और वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक जैसे आउटरीच ड्राइव्स लोगों को एंटीबायोटिक्स रिस्पॉन्सिबली यूज करने का मैसेज रीइंफोर्स करते हैं। लेकिन इन सब प्रोग्रेस के बावजूद एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेशन और लॉन्ग टर्म फंडिंग अभी भी एक मेजर बॉटलनेक है। अब इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस क्या है? द इम्पॉर्टेंस इज दैट AMR एक स्लो मूविंग पैंडेमिक जैसा बिहेव कर रहा है, जो मॉडर्न मेडिसिन के फाउंडेशंस को चैलेंज करता है। सर्जरीज, कैंसर थेरेपी, रूटीन इन्फेक्शंस, सबका रिस्क AMR की वजह से ड्रामेटिकली बढ़ सकता है। वही बिहेवियर चेंजेस, रेगुलेशन और लॉन्ग टर्म गवर्नेंस रिफॉर्म्स की इसी वजह से ज़रूरत है। केरला का अगर डेटा ड्रिवन और कम्युनिटी सेंट्रिक मॉडल देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है, और इंडिया का इवॉल्विंग पॉलिसी इकोसिस्टम स्टूवर्डशिप, इन्फेक्शन कंट्रोल और वन हेल्थ इंटीग्रेशन में प्रॉमिसिंग डायरेक्शन दिखाते हैं। वहीं अगर ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात करें तो फ्लेमिंग फंड, AMR इंडस्ट्री अलायंस, ये सब रिसर्च एंड इनोवेशन को पुश करने में हेल्प कर रहे हैं। AMR कंट्रोल को SDG 3 और SDG 12 के साथ भी अलाइन किया गया है, जिससे हेल्थ, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी के लिंक को हाईलाइट किया जाता है। चलिए अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। हमारा अगला टॉपिक है पॉलिएस्टर फाइबर और यार्न पर QCO का रोल बैक। QCO यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स BIS स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी बना देते हैं। BIS, जो BIS एक्ट 2016 के अंदर ऑपरेट करता है, इंडिया का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, एक तरह का क्वालिटी पुलिस। ये स्टैंडर्ड्स बनाता है, कंप्लायंस सर्टिफाई करता है और हॉलमार्क, इकोमार्क और ISI जैसे मार्किंग्स प्रोवाइड करता है। 2 साल पहले पॉलिएस्टर फाइबर्स, यार्न, PTA और MEG पर QCO लागू किया गया था, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर में क्वालिटी कंप्लायंस एनफोर्स हो सके। लेकिन अब गवर्नमेंट ने QCOs को रिवोक कर दिया है। इस डिसीजन का कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि इंपोर्ट्स को चीपर और ईजियर बनाया जाए, ताकि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंटरनेशनली कंपेटिटिव रॉ मटेरियल मिल सके। इस स्टेप से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है और एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस इंप्रूव हो सकती है। अब चलते हैं आज के तीसरे टॉपिक की तरफ, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जिसे यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है। बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया ये मिशन MSMEs को ग्लोबल ट्रेड शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेजर पॉलिसी टूल है।
ये मिशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जॉइंटली ड्राइव कर रहे हैं। इसके अंदर 2 सब स्कीम्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं। निर्यात प्रोत्साहन, जिसमें इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन प्रोवाइड किया जाएगा और भारत ट्रेड नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रेड फाइनेंस को स्ट्रीमलाइन करेगा, और निर्यात दिशा जो इंडियन एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल मार्केट्स में बेटर एक्सेस प्रोवाइड करेगी। कैबिनेट ने इस पूरी मिशन को 2025-26 से 2030-31 तक के लिए 25,000 करोड़ रुपीस का आउटले रखा है, जिसे एक फ्लेक्सिबल, कॉम्प्रिहेंसिव और डिजिटल ड्रिवन एक एक्सपोर्ट इकोसिस्टम क्रिएट होगा। अब चलते हैं वैल्यू एडिशन सेक्शन की तरफ, जहां पे पहला टॉपिक है डोनाल्ड ट्रंप की न्यूक्लियर टेस्टिंग के कॉल और ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर के अनरेवलिंग के बारे में। 1945 के बाद से जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट सिस्टम बना था वो अब विजिबली स्ट्रेन में है। CTBT या कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का नॉन एंट्री इनटू फोर्स एंड रशिया का 2023 में CTBT रेटिफिकेशन रिवोक करना और 2026 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी की एक्सपायरी, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि मेजर पावर्स एक नए न्यूक्लियर राइवलरी फेज की तरफ जा रहे हैं। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, CTBT और न्यू स्टार्ट जैसे एग्रीमेंट्स जो कोल्ड वॉर के बाद स्टेबिलिटी के पिलर्स थे, अब सिग्निफिकेंट प्रेशर फेस कर रहे हैं। सिप्री की 2025 एस्टिमेट्स के हिसाब से ग्लोबल वॉरहेड्स 12,241 के आसपास हैं अभी, जिसमें से 2,100 हाई अलर्ट पर है, जो क्राइसिस इंस्टेबिलिटी को और डीपन कर सकते हैं। अक्टूबर 30, 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने US न्यूक्लियर टेस्टिंग रीस्टार्ट करने का इंटेंशन अनाउंस किया, जो 1992 से चल रहे मोरेटोरियम को इफेक्टिवली एंड कर सकता है। रशिया और चाइना के न्यू वेपन सिस्टम्स जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और न्यूक्लियर टॉर्पीडोज US के लिए एक कंसर्न क्रिएट करते हैं, जिससे टेस्टिंग टैबू ब्रेक होने का रिस्क बढ़ गया है। CTBT की इंपॉर्टेंस इस कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो ये ट्रीटी फॉर्मली एनफोर्स नहीं हुई, लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम रियल टाइम सर्विलेंस से टेस्टिंग को प्रैक्टिकली डिटर करता है। नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज जैसे HGVs, ड्यूअल कैपेबिलिटी डिलीवरी सिस्टम्स और AI सपोर्टेड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स न्यूक्लियर डायनेमिक्स को क्वांटिटेटिवली चेंज कर रहे हैं। इससे मिसकैलकुलेशन का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ भी गया है। इंडिया का पर्सपेक्टिव यहाँ पे बहुत रेलिवेंट है। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, नो फर्स्ट यूज और मैसिव रिटेलिएशन पॉलिसी के साथ इंडिया स्टेबिलिटी का मॉडल प्रेजेंट करता है। इंडिया ने 1998 के बाद से वॉलंटरी मोरेटोरियम फॉलो किया हुआ है, लेकिन चाइना पाकिस्तान मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के बीच इंडिया को डिटरेंस मेंटेन करना और रिस्पॉन्सिबली रिस्ट्रेन बैलेंस करना दोनों ही क्रिटिकल हो गए। अब चलते हैं वैल्यू एडिशन सेक्शन के दूसरे टॉपिक की तरफ, जहां तमिलनाडु ने एक रिमार्केबल मॉडल प्रेजेंट किया है ऑन क्लाइमेट गवर्नेंस। तमिलनाडु ने सब स्टेट क्लाइमेट एक्शन को इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दिया है तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के थ्रू। इस स्टेट का ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी डेटा काफ़ी इंप्रेसिव है। इंडिया के टोटल एमिशंस का सिर्फ 7% कंट्रीब्यूशन किया है तमिलनाडु ने, और एमिशंस इंटेंसिटी में भी 60% रिडक्शन किया है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तमिलनाडु का टोटल इंस्टॉल पावर का लगभग 55 to 60% तक पहुंच गया है, जो इंडिया के हाईएस्ट शेयर्स में से एक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल डीकार्बनाइजेशन प्लान्स और रियल टाइम क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्लाइमेट गवर्नेंस को लोकल लेवल पर एम्बेड कर देते हैं। नीलगिरीज, कोयम्बतौर, रामनाथपुरम और विरुद्धनगर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स 2050 तक 90% तक एमिशंस अबेट कर सकते हैं, जिससे बॉटम अप क्लाइमेट चेंज का रियल पोटेंशियल सामने आता है। इस मॉडल का मेजर स्ट्रेंथ ये है कि ये मिटिगेशन और एडाप्टेशन दोनों को इंटीग्रेट करता है और डेटा ट्रांसपेरेंसी को सेंट्रल प्लेस देता है। 20 रामसार वेटलैंड्स, कोस्टल रेस्टोरेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू तमिलनाडु क्लाइमेट लीडरशिप की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट सेक्शन की तरफ। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया था, जिसे 2006 में UNGA ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था। ये इसीलिए किया गया था ताकि डायबिटीज़ का अवेयरनेस इंक्रीज किया जाए वर्ल्ड वाइड। डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीजिंगली हाई हो जाते हैं, या तो इंसुलिन की कमी की वजह से या फिर बॉडी के इंसुलिन को अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से। सर फ्रेडरिक बेंटिंग, जिन्होंने 1921 में इंसुलिन डिस्कवर किया था, उनका बर्थडे भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। डायबिटीज़ के कॉमन टाइप्स हैं टाइप 1 जो ऑटो इम्यून ओरिजिन से होता है और प्रिवेंटेबल नहीं होता, और टाइप 2 जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्ट्रेस और पुअर डाइट से लिंक्ड होता है। टाइप 2 में स्पेशली स्ट्रेस जो होता है कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन लेवल्स बढ़ाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रिगर करता है, जिससे ये टाइप 2 होने का रिस्क जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है।
न्यूज़ इन शॉर्ट का दूसरा टॉपिक है आज का सालांदा फॉरेस्ट, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। झारखंड गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर सरांडा फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई करने का डायरेक्शन दिया गया है। ये एरिया जो कि 31,000 हेक्टेयर्स के आसपास है, इंडिया का लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट माना जाता है। इसमें एलिफेंट कॉरिडोर्स, रिच बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन सेंचुरी एरिया में नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स अलाउड नहीं किया जाएगा। एग्जिस्टिंग माइंस रेगुलेटेड मैनर में कंटिन्यू कर सकेंगे और इस डिसीजन से कंजर्वेशन और इंडिजिनस राइट्स दोनों के बैलेंस को हाईलाइट किया गया है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। टिल देन, दिस इज फोकस यूपीएससी बाय एसपीएम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।